नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर सावन है। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे उसका नाम है डेंगू फीवर। डेंगू फीवर के क्या कारण हैं, क्या उसके सिम्पटम्स यानी कि क्या उसमें लक्षण देखने को मिलते हैं, क्या हम उसमें टेस्ट करवा सकते हैं और क्या उसका ट्रीटमेंट करते हैं, कैसे उसको प्रिवेंशन करते हैं और डेंगू फीवर की वजह से क्या-क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। डेंगू फीवर एक वायरल इलनेस है, वायरल फीवर है। तो डेंगू फीवर होता कैसे है? एक पेशेंट को दूसरे पेशेंट से कैसे होगा, मतलब कैसे फैलेगा डेंगू फीवर? तो इसको जो वेक्टर है इसका वो है फीमेल एडिस इजिप्टाई जो मच्छर होता है उसके काटने की वजह से ही डेंगू फीवर होता है। और इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो 2 से 7 दिन या 2 से 14 दिन के बीच में इसके सिम्पटम्स देखने को फिर मिल जाते हैं हमें। जो डेंगू फीवर है इसके 4 सब टाइप मतलब होते हैं, जैसे डेंगू 1, डेन 2, डेन टाइप 3, डेन टाइप 4। यानी कि इसके 4 डेंगू वायरस के टाइप हैं। जैसे अगर किसी को डेंगू वायरस 1 से कोई पेशेंट अफेक्ट हुआ, अगर उसको हुआ पेशेंट को, तो उसके बाद कुछ टाइम बाद जब वो रिकवर कर जाएगा तो उसके शरीर में उसके डेंगू वायरस 1 के खिलाफ एंटीबॉडीज बन जाएंगी। मतलब उसके शरीर में उस डेंगू वायरस 1 के खिलाफ लड़ने के लिए शरीर में रोग प्रतिरोधक शक्ति जो हमारे शरीर में आ जाएगी। और वो अगर पेशेंट दोबारा अगर उसको डेंगू हुआ तो वो डेंगू वायरस 2 या डेंगू वायरस 3, डेंगू वायरस 4 की वजह से उसको हो सकता है। यानी कि किसी भी पेशेंट को, किसी भी पर्सन को पूरे एक लाइफ स्पैन में सिर्फ 4 बार ही डेंगू हो सकता है। और इसके बाद उसको अगर 4 बार उसको हो गया तो उसके बाद उसके शरीर में एंटीबॉडीज बन जाती हैं। उसके शरीर खुद से ऑटोइम्यून हो जाता है डेंगू वायरस के खिलाफ। ठीक है। तो जो डेंगू वायरस, डेंगू फीवर है, डेंगू फीवर में सिम्टम्स यानी कि जो लक्षण है उसमें क्या मिलेंगे? जैसे वायरल फीवर है, वायरल इलनेस है, तो जो वायरल फीवर में सिम्टम्स देखने को मिलते हैं वही सिम्टम्स डेंगू फीवर में भी मिलते हैं। कुछ एक सिम्टम्स अलग होते हैं जिससे हम इसको दूसरे वायरल फीवर से अलग कैटेगराइज कर लेते हैं। जैसे हाई ग्रेड फीवर मिलेगा इसमें, नोजिया यानी कि कच्चा सा मन रहेगा, लॉस ऑफ एपेटाइट यानी पेशेंट को भूख नहीं लगेगी, और पेशेंट को डेंगू में सीवियर हेडेक होगा, जॉइंट्स पेन होगा, बॉडी पेन होगा और मसल पेन यानी कि मायल्जिया, बॉडी एक होगा पेशेंट को। इसके अलावा पेशेंट को रेट्रो ऑर्बिटल पेन यानी कि आंखों के पीछे पेशेंट को दर्द होगा। जब आंखों के ऐसे ऐसे मूवमेंट करेगा इधर उधर तो उसको पेन होगा पेशेंट को। और पेशेंट को हेमरेजिक स्पॉट्स मिल सकते हैं, लाल लाल चकत्ते से शरीर पे कहीं पे भी मिल सकते हैं, जिसको परप्यूरा या फिर एकेमोसिस बोलते हैं। तो ये सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। जैसे इसमें मैंने आपको बताया कि बोन पेन मिलेगा, जॉइंट्स पेन मिलेगा, तो इसमें हड्डियों में इतना ज़्यादा दर्द होता है डेंगू फीवर में, इसलिए इसको हड्डी तोड़ या फिर ब्रेक बोन फीवर इसको हम बोलते हैं। और इसमें क्या होगा, पेशेंट के जो लोअर बैक है, लोअर बैक में भी बड़ा पेन रहेगा पेशेंट को। और जो हमारी लोअर लिम्स यानी कि टांगे हैं उसमें भी पेशेंट को कंटिन्यू पेन रहेगा, कमजोरी रहेगी। तो ये सारे सिम्टम्स डेंगू फीवर में हमें देखने को मिलेंगे। तो अब इसके हमने लक्षण देख लिए। लक्षण देखने के बाद हम क्या इसमें ब्लड टेस्ट यानी कि क्या क्या इसमें लैब इन्वेस्टिगेशन हम करवा सकते हैं। अगर किसी पेशेंट को हमें सस्पेक्ट लगे कि डेंगू है तो सबसे पहले हमें उसके क्लिनिकल फीचर से ही उसका, हमें मान लो हम किसी छोटे सेंटर पे काम कर रहे हैं या फिर हम ऐसे है कि जहाँ टेस्ट नहीं करवा सकते, तो हम सबसे पहले पेशेंट की कंप्लेंट पूछेंगे, उसके साइंस देखेंगे क्या क्या है उसमें। हाई ग्रेड फीवर मिलेगा, रेट्रो ऑर्बिटल पेन होगा, जॉइंट्स पेन, बोन पेन होगा, उसके शरीर में कहीं ऐसे हेमरेजिक स्पॉट्स तो नहीं है, लाल लाल चकत्ते तो नहीं है। तो हमें एक आइडिया लग जाएगा कि इसको डेंगू फीवर हो सकता है। तो हम इसमें और क्या क्या टेस्ट करवा सकते हैं, डेंगू NS1 एंटीजन जो नॉन स्ट्रक्चरल प्रोटीन होता है। ये क्या होता है, जो टेस्ट जब डेंगू फीवर होता है तो 0 से 7 दिन तक ये एक्टिव फेज में, मतलब हम इसको जब कराते हैं तो ये इससे हम डेंगू को पकड़ लेते हैं। डेंगू का जो फीवर है, डेंगू वायरस है, वो इसकी पकड़ में आ जाता है। 7 दिन के बाद इतना ज़्यादा हम डिटेक्ट नहीं कर पाते डेंगू NS1 एंटीजन से। और जब डेंगू फीवर आने के 4 दिन के बाद हम एक टेस्ट बोलते हैं डेंगू आईजीएम एंटीबॉडी, यानी कि 4 दिन के बाद इसकी एंटीबॉडी बनना स्टार्ट हो जाती है, तो हम आईजीएम एंटीबॉडी का टेस्ट इसका करवा के देख सकते हैं। और इसके अलावा ब्लड टेस्ट में हम सीबीसी जैसे कराते हैं, तो सीबीसी में हमें क्या क्या मिलेगा, यानी कि कंप्लीट ब्लड काउंट जिसको बोलते हैं, उसमें हमें एचबी हमें मोर और लेस ठीक ही मिलेगा अगर पेशेंट को इनकेस ज़्यादा ब्लीडिंग नहीं है तो। हम अभी इनिशियल स्टेज की बात कर रहे हैं डेंगू फीवर की। और टीएलसी हमें लोअर साइड मिलेंगे, यानी कि जो वाइट ब्लड सेल्स हैं, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट है वो हमें लोअर साइड मिलेंगे।
जो इसमें हमें प्लेटलेट हैं वो यूजुअली कम मिलते हैं। डेंगू में ऑलमोस्ट 90% केसेस में हमें जो प्लेटलेट हैं वो कम मिलते हैं, और सीबीसी में जो हम हेमाटोक्रिट या पीसीबी देखते हैं वो बढ़ा हुआ मिलता है। वो इसके पीसीबी जो बढ़ता है वो क्यों बढ़ता है उसके बारे में मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगा कि हेमाटोक्रिट क्यों बढ़ता है और इसका क्या सिग्निफिकेंस है डेंगू शॉक सिंड्रोम और डेंगू हेमरेजिक फीवर में। कैसे हम हेमाटोक्रिट से पता चला लेते हैं कि पेशेंट कितना सीवियर है, वो आगे वीडियो में आप बने रहिए, मैं आगे आपको बताता हूँ इसके बारे में। और एलएफटी हम करवा के देखते हैं, क्योंकि डेंगू की वजह से लीवर इंजरी हो जाती है, एसजीओटी एसजीपीटी एंजाइम्स बढ़ जाते हैं। और केएफटी का टेस्ट इसलिए करवा लेते हैं क्योंकि डेंगू फीवर में पेशेंट को भूख लगती नहीं है, वोमिटिंग्स हो जाती हैं ज़्यादा, तो जिसकी वजह से इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस या फिर क्रेटिनिन थोड़ा बढ़ जाता है डिहाइड्रेशन की वजह से। तो केएफटी टेस्ट हम करवा के देख सकते हैं। अब ये हो गए इसके टेस्ट करवाने के बाद हम इसके ट्रीटमेंट के बारे में बात करें तो ट्रीटमेंट, जैसे कोई पेशेंट हमारे पास आया तो पेशेंट की जैसे नॉर्मल कंप्लेंट होगी, मुझे फीवर है, मुझे नोजिया है, मुझे लॉस ऑफ एपेटाइट यानी कि भूख नहीं लग रही है, तो यानी कि इनिशियल स्टेज में ही पेशेंट आ गया और पेशेंट को ऐसा कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, यानी कि कहीं से ब्लीडिंग नहीं है, मुंह से कोई ब्लीडिंग नहीं हो रही है, या फिर नाक से कोई खून नहीं आ रहा है, या फिर लैट्रिन के रास्ते से कोई खून नहीं है, या काले रंग की लैट्रिन नहीं है, तो ये साइन है कि उसको कहीं से ब्लीडिंग नहीं है। तो अगर पेशेंट मतलब माइल्ड से सिम्टम है, ज़्यादा पेशेंट को दिक्कत नहीं है और उसका डेंगू NS1 पॉजिटिव है, यानी कि डेंगू फीवर हमें कंफर्म हो गया है कि पॉजिटिव है, और उसके प्लेटलेट काउंट जो हमने करवा के देखे सीबीसी में वो भी ठीक है, ज़्यादा लोअर साइड पे नहीं है, तो हमें उसको सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट ही देते हैं। और जैसे कि अगर उसको फीवर है तो फीवर के लिए उसको हम पैरासीटामोल या एसिटामिनोफेन देंगे, और अगर उसको भूख कम लग रही है तो भूख बढ़ाने की कोई एपेटाइजर दे देंगे, उल्टी है तो उल्टी की एंटी एमेटिक उसको दवाई दे देंगे, है ना। और उसको हाइड्रेशन उसको एनकरेज करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा हाइड्रेशन हो उसकी, जैसे नींबू पानी, नारियल पानी, मिल्क या ओआरएस पाउडर, ओआरएस का घोल, है ना। तो ये सारी चीज़ें हम मिला के जब पेशेंट को देंगे तो जो उसको माइल्ड से सिम्टम है तो वो पेशेंट रिकवर कर जाएगा जल्दी। इन केस कोई क्रिटिकल कंडीशन है, अगर जैसे कोई डेंगू फीवर के सिम्टम्स आए, डेंगू फीवर के सिम्टम्स आने के कुछ टाइम बाद फीवर सबसाइड हो जाता है। फीवर सबसाइड हो जाए तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि फीवर सबसाइड हुआ तो डेंगू हमारा ठीक हो गया, क्योंकि फीवर सबसाइड होने के 1-2 दिन के बाद भी कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलती है। जैसे कि फीवर सबसाइड हुआ तो उसके बाद पेशेंट को एकदम से कहीं से ब्लीडिंग हुई, जैसे नाक से खून आना, मुंह से खून आना, जबड़े से कहीं से खून आना, या फिर खून की उल्टी का लगना, पेशेंट को काले रंग की लैट्रिन आना यानी कि उसको जीआई ब्लीड कहीं से होना, पेशेंट को बहुत ज़्यादा उल्टियाँ लगना, पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होना, पेट का फूल जाना, है ना। तो पेशेंट को क्या होता है क्रिटिकल कंडीशन में, जो हमारे डेंगू फीवर होता है उसमें क्या होता है, जो हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं, खून की जो नलियाँ होती हैं, उसकी जो परमेबिलिटी होती है वो इंक्रीज हो जाती है। उसके बाद क्या होता है कि हमारा जो ब्लड वेसल्स हैं वहाँ से थोड़ा 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 प्लाज्मा लीकेज होना स्टार्ट हो जाता है। तो प्लाज्मा लीकेज होगा यानी कि खून से पानी का रिसाव होना स्टार्ट हो जाता है। जब ये प्लाज्मा लीकेज यानी कि खून से जो पानी निकलेगा अगर वो हमारे लंग्स में निकला तो दोनों लंग्स यानी कि दोनों फेफड़ों में प्लूरल एफ्यूजन यानी कि फेफड़ों में पानी बन जाता है, जिसकी वजह से पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत हो जाती है। पेट के रोगी के पेट में पानी बन जाता है, जिसको ओसाइटिस बोलते हैं। तो ये जो सारी कंडीशंस हैं इसमें पेशेंट एक सीवियर कंडीशन की तरफ जाता है, पेशेंट का बीपी बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, पेशेंट डेंगू शॉक सिंड्रोम में चला जाता है। तो ये क्रिटिकल कंडीशन है जब पेशेंट का बीपी कम होगा इन वजह से, तो खून का दौरा जो अलग और दूसरे अन्य ऑर्गन थे जैसे लीवर था, किडनी था, तो इनकी तरफ भी खून का जो ब्लड फ्लो है वो भी हमारा कम हो जाएगा, जिसकी वजह से लीवर इंजरी, किडनी इंजरी, तो पेशेंट मल्टी ऑर्गन फेलियर की तरफ जाएगा और पेशेंट बड़ा क्रिटिकल हो जाएगा। इन सब चीज़ों को हम सिर्फ एक अच्छे हॉस्पिटल में आईसीयू की देख रेख में ही उसको इन सब को हम मैनेज करेंगे। तो पेशेंट का जो मैंने आपको पहले बताया कि हेमाटोक्रिट क्यों बढ़ता है और डेंगू शॉक सिंड्रोम या डेंगू हेमरेजिक फीवर में कैसे हम पता करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि डेंगू फीवर में जो हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं, कैपिलरी, वहाँ से कैपिलरीज होती हैं, उसमें से प्लाज्मा लीकेज होती है। प्लाज्मा जब लीकेज होगी तो लेमन लैंग्वेज में हम बोलें तो जैसे खून से अगर पानी निकलेगा तो खून गाढ़ा हो जाता है, तो हमारा जो अगर हमारे ब्लड से प्लाज्मा निकल जाएगा तो उसमें जो हेमाटोक्रिट है यानी कि पीसीवी पैक्ड सेल वॉल्यूम जो है उसकी वो इंक्रीज हो जाएगा। तो हम जब सीबीसी करवा के देखते हैं तो उसमें पीसीवी हमें इंक्रीज मिलता है, तो वो इंडिकेट करता है कि पेशेंट डेंगू हेमरेजिक फीवर या डेंगू शॉक सिंड्रोम में है। मतलब जितना ज़्यादा बड़ा हुआ हमें पीसीवी मिलेगा उतना ज़्यादा पेशेंट की क्रिटिकल कंडीशन ज़्यादा होगी।
और इन ये सब जो कंडीशंस हैं, जैसे अगर पेशेंट को डेंगू हेमरेजिक फीवर, यानी कि हेमरेजिक का मतलब क्या है कि कहीं से भी पेशेंट को खून का रिसाव हो रहा है। डेंगू में क्या होता है कि डेंगू में हमारी प्लेटलेट्स होती हैं। प्लेटलेट का काम होता है कहीं भी हमारे शरीर में अगर कोई कट वगैरह लगा या कहीं से खून का रिसाव हुआ तो प्लेटलेट वहाँ पे आके मतलब एक थक्के का काम करती है, वहाँ से खून के जो बहाव है उसको रोकती है। तो डेंगू में हमारा क्या होता है कि डेंगू में प्लेटलेट ऑलरेडी कम हो जाती हैं, प्लेटलेट बनना कम हो जाती हैं। तो कहीं से डेंगू की वजह से हमारे को कहीं ब्लीडिंग हुई तो वो ब्लीडिंग इतनी ज़्यादा एक्सेसिव हो जाती है कि पेशेंट डेंगू शॉक सिंड्रोम में चला जाता है, कहीं पेशेंट शॉक में चला जाता है, पेशेंट का बीपी बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। तो ये ब्लीडिंग कहीं से भी हो सकती है, यानी कि हमारे मसूड़ों से हो सकती है, हमारी नाक से हो सकती है, ब्रेन में भी कहीं ब्लीड हो सकता है, हमारा जो जीआई ट्रैक है उसमें से ब्लीडिंग हो सकती है, जिसकी वजह से मलेना यानी कि काले रंग की लेटरिन आ सकती है पेशेंट को, फ्रेश ब्लीड आ सकता है पेशेंट को, है ना। तो ये सारी डेंगू हेमरेजिक फीवर की कंडीशन है और इसके बाद ही पेशेंट डेंगू शॉक सिंड्रोम में लैंड करता है। तो अगर ऐसी सब ये सब कंडीशन आई तो पेशेंट को आईसीयू में मैनेज करेंगे। अगर जैसे उसको कोई सांस में ज़्यादा तकलीफ हुई तो उसको ऑक्सीजन सपोर्ट देंगे। अगर पेशेंट को बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हुई तो हम उसको रेड पीआरबीसी यानी कि पैक्ड रेड ब्लड सेल्स देंगे उसको, है ना। पेशेंट को अगर बीपी बहुत ज़्यादा कम हुआ तो उसको नोरेडलिन सपोर्ट पे हम रखेंगे। पेशेंट को आईवी फ्लूइड देंगे। पेशेंट को कोई सेकेंडरी इन्फेक्शन ना हो तो उसको हम पेशेंट को कोई सेकेंडरी इन्फेक्शन तो उसको आईवी एंटीबायोटिक कवरेज के लिए देंगे ताकि उसको कोई डेंगू के बाद कोई सेकेंडरी इन्फेक्शन ना हो। एल्ब्यूमिन हम पेशेंट को देंगे। अगर पेशेंट की प्लेटलेट बहुत ज़्यादा कम आ गई तो हम उसको प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन भी करेंगे। प्लेटलेट भी दो तरह की आती है, एसडीपी और आरडीपी। तो पेशेंट का जो हम प्लेटलेट की हम जो बात करें तो इसको जैसे माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर में अगर कैटेगराइज करें तो अगर 40,000 से 1 लाख तक प्लेटलेट काउंट है तो इसको माइल्ड थ्रोम्बोसाइटोपिनिया बोलते हैं। अगर 20,000 से 40,000 के बीच में प्लेटलेट है तो इसको मॉडरेट थ्रोम्बोसाइटोपिनिया बोलते हैं। अगर 20,000 से कम है तो इसको बोलते हैं सीवियर थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। अगर पेशेंट की प्लेटलेट इतनी ज़्यादा कम है तो हम कई बार देखते हैं कि पेशेंट को प्लेटलेट कब चढ़ाएं, यानी कि कोई कोई डॉक्टर हमें जैसे देखते हैं कि कोई किसी हॉस्पिटल में 20,000 से अगर कम आए तो उसमें चढ़ा देते हैं। कोई 20,000 पे भी नहीं ट्रांसफ्यूजन करता, कोई 15 पे भी नहीं, 15,000 के अगर किसी तो वो भी नहीं करता। अगर कोई कोई तो ऐसे भी हैं कोई 10,000 पे भी नहीं करता, पर कंडीशन पे वेरी करता है। अगर पेशेंट की प्लेटलेट 30,000 हैं, 40 हैं या 50 भी हैं, अगर पेशेंट को कहीं से ब्लीड है तो पेशेंट को प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन कर देना चाहिए। अगर पेशेंट को कहीं से ब्लीड नहीं है और पेशेंट की प्लेटलेट 15 से 20,000 के बीच में है तो हम वेट एंड वॉच कर सकते हैं। पेशेंट को क्लिनिकली देख सकते हैं कि क्लिनिकली पेशेंट कैसा है, उसके अकॉर्डिंग हम प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन का सोच सकते हैं। आरडीपी या एसडीपी के बारे में हम बात कर सकते हैं। और इसके बाद मैं एक और चीज़ आपको डेंगू फीवर के बारे में बताता हूँ कि जैसे हम कोई सी छोटे क्लिनिक पे हैं, छोटे सेटअप पे हैं या पेशेंट कोई घर पे है, जैसे किसी को माइल्ड सिम्टम है, मैंने जैसे आपको पहले बताया कि जिसको हम घर पे मैनेज कर सकते हैं सिम्टोमेटिकली, तो इसमें हम कोई भी पेन किलर हमें नहीं यूज करना चाहिए, क्योंकि पेन किलर की टेंडेंसी क्या होती है, पेन किलर हमारे प्लेटलेट को और तोड़ता है और प्लेटलेट पहले ही हमारे कम थे, ज़्यादा कम होंगे तो हमें क्रिटिकल कंडीशन में हम जा सकते हैं। और इसमें कोई एंटीबायोटिक का रोल नहीं है इन जब माइल्ड सी कंडीशन आई, क्योंकि एंटीबायोटिक इसमें ऐसा, क्योंकि वायरल फीवर है तो इसमें एंटीबायोटिक का कोई रोल नहीं है, क्योंकि एंटीबायोटिक बैक्टीरियल डिजीज में ही हम यूज़ कर सकते हैं। और माइल्ड से सिम्टम हो तो उसमें एंटीबायोटिक का कोई रोल नहीं है, कोई काम नहीं करेगा। और कोई भी हम जैसे नॉर्मल गांव में या फिर आसपास देखते हैं किसी घर में अगर किसी को डेंगू फीवर हुआ, डेंगू फीवर के जो सिम्टम्स मैंने जैसे आपको बताए थे कि जॉइंट्स पेन, बॉडी पेन, जैसे कोई घर में किसी को लगा कि मुझे हड्डियों में दर्द है, शरीर में दर्द है, तो वो घर में जैसे यूजुअली जो पेन किलर पड़ी होती है, डिक्लोफिनेक, आइबुप्रोफिन या फिर नेप्रोक्सिन, जैसे हरे पन्ने की जिसको बट्टी हमारे गांव में लोकली मिल जाती है, तो उसको नहीं लेना चाहिए। इसकी वजह से हमारी प्लेटलेट काउंट काफ़ी कम आ सकते हैं। और स्टीरॉयड का भी इसमें कोई रोल नहीं है। स्टीरॉयड क्योंकि ऑलरेडी बॉडी इतनी स्ट्रेस में है, और स्टीरॉयड जब हम लेंगे और ज़्यादा इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड होगा और पेशेंट को जीआई अल्सर्स वगैरह और भी कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिल सकती है। कई बार हाई ग्रेड फीवर जैसे बच्चों में हो तो बच्चों में फेब्राइल कन्वल्जन्स देखने को मिल सकते हैं, बट इसलिए अगर ऐसा कुछ हो तो पेशेंट को जल्दी से जल्दी एंटीपायरेटिक यानी कि फीवर की दवाई देके उसको सेटल कर देना चाहिए। और इसके बाद हम इसकी बात करें कि इसकी प्रिवेंशन की कैसे करें, तो जो हमारा डेंगू फीवर का वायरस है, फीमेल एडिस एजिप्टाई जो मच्छर है,
वो खड़े हुए पानी में ज़्यादा पनपता है, तो ज़्यादा पानी ना खड़ा होने दें। हमारे जो छत पे कूलर या फिर जो पुराने टायर पड़े होते हैं या कोई भी ऐसा कंटेनर जिसमें पानी इकट्ठा हो सकता हो बाहर खुले में पड़ा, तो उसको नियमित रूप से समय समय पर साफ कर देना चाहिए। और इसके अलावा अगर किसी एरिया में ऐसा है कि जहाँ काफ़ी ज़्यादा मच्छर हो गए हैं और वहाँ पे पानी भी काफ़ी खड़ा है, तो वहाँ पे जला हुआ तेल या मिट्टी का तेल वहाँ पे डाल देना चाहिए, ताकि जितने भी वहाँ पे मच्छर थे वो सारे वहाँ से मर सकें। और इन केस हमें ऐसा है कि मच्छर हैं, हमें खुद को बचाना है, तो घर पे जैसे मॉस्किटो कॉइल्स आते हैं उसको यूज़ कर सकते हैं। तो कुछ ऐसे रेपेलेंट्स आते हैं, बॉडी लोशंस आते हैं जिसको हम यूज़ कर सकते हैं। और ऐसे एरिया में ना जाएं जहाँ ज़्यादा मच्छर हो। फिर अगर जाना पड़ भी जाए तो अपने पूरे शरीर को मतलब कि ढक के रखें। मोस्ट ऑफ द एरिया जितना भी हमारा है बॉडी का उसको कवर करके रखें, ताकि हम अपना खुद का बचाव कर सकें। और इसके बाद हम जैसे बात करें तो जो डेंगू फीवर है, डेंगू फीवर ही डेंगू हेमरेजिक फीवर में कन्वर्ट होता है। जब डेंगू हेमरेजिक फीवर हो जाए तो वही डेंगू शॉक सिंड्रोम में कन्वर्ट होता है। ये ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन होती हैं, इसमें ही पेशेंट की ज़्यादा डेथ देखने को मिलती है हमें। तो अगर ऐसी कंडीशन अगर पेशेंट में आती है तो इनको हमें जल्दी से जल्दी पेशेंट को हॉस्पिटलाइज करवा के वहाँ पे उसका प्रॉपर एक ट्रीटमेंट करवाएं। और क्योंकि अगर ऐसी कंडीशन में हम जल्दी लेके जाएं पेशेंट, तो जल्दी रिससिटेट होकर जल्दी उसको बचाया जा सकता है पेशेंट को। और इन केस हम लेट कर दें, उसको पेशेंट को ज़्यादा ब्लीड है, बीपी जो बहुत ज़्यादा कम है, तो पेशेंट को बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा जो हाई रिस्क पेशेंट हैं डेंगू फीवर के जो मतलब जिसको ज़्यादा दिक्कत हो सकती है, जैसे कोई इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट हो, ओबीज हो, बहुत ज़्यादा मोटा हो, कोई डायबिटिक हो, जिसको हाइपरटेंशन हो, या फिर कोई पेशेंट सीएलडी यानी कि लीवर का पेशेंट हो, कोई सीकेडी यानी कि जिसकी किडनी खराब हो, बच्चा हो और प्रेग्नेंट वुमेन्स हो, तो ये सारे जो पेशेंट्स हैं ये हाई रिस्क पेशेंट्स में आते हैं। तो इनका ज़्यादा सावधानियां बरतनी चाहिए डेंगू फीवर की। ये एक समराइज सा वीडियो हमने डेंगू फीवर के बारे में बनाया। डेंगू फीवर के हमने कारण, डेंगू फीवर के हमने सिम्टम्स, उसका ट्रीटमेंट, उसके जो लैब इन्वेस्टिगेशंस, उसका प्रिवेंशन, उसकी कॉम्प्लिकेशंस, हमने एक समराइज सा वीडियो बनाया। इसके बाद हम डेंगू हेमरेजिक फीवर और डेंगू शॉक सिंड्रोम के बारे में भी अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप चैनल को मेरे को सब्सक्राइब कर लें, फॉलो कर लें, क्योंकि अपडेट आपको मिलती रहेगी। नेक्स्ट वीडियो अगर आपको किसी टॉपिक पे अपना कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में जाके मुझे आप बता सकते हैं कि कोई आपको टॉपिक कोई कवर करना है, कोई आपका मनपसंद टॉपिक है कि भाई हाँ इससे रिलेटेड हमें जानकारी चाहिए, तो आप प्लीज़ कमेंट करिए। मैं उसके रिलेटेड आपको मतलब शॉर्ट में और बिल्कुल आसान तरीके से एक वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू सो मच। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच।